हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि देखिए आपके लिए अनअकैडमी पे बहुत कुछ है। जैसे कि पहली चीज़ तो आपके लिए ऑल इंडिया रैंकर समिट आया है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो भी टॉपर्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि JRF की जर्नी कैसे होती है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, PhD के लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए और CSIR UGC नेट के बाद में जो करियर होता है वो कैसा होता है। साथ में आपको मोटिवेशनल टॉक्स मिलेंगी। सो आपको रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ये कि आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी एक्सेलरेट जो कि आपका एवरी संडे आता रहता है वो आया है। ये आपको 14 मार्च को 12 PM से 1:15 PM पे एक टेस्ट होगा जो कि आपका केमिकल साइंसेस का होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। और एक आपका टेस्ट होगा वो भी आपका 12 PM से 1:15 PM तक होगा जो कि फिजिकल साइंसेस से लोग हैं उनके लिए, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। दोनों के लिए क्राइटेरिया और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का सब कुछ सेम है। जैसे कि 1 से लेके 150 तक स्कॉलरशिप का जो भी प्लान्स होते हैं वो बिल्कुल सेम है। 100% तक की स्कॉलरशिप सब्सक्रिप्शन पर जीती जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया कि रैंक 1 से 2 पे 100% की स्कॉलरशिप है। इवन रैंक 150 तक भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, लेकिन वो 25% होती है। सो गाइज़ उसके लिए एनरोल करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में आपको ऑल इंडिया रैंकर समिट जो है उसको ज्वाइन करना है, मैंने जैसा कि बताया। तो उसके लिए आपको देखिए अभी रजिस्टर करना है। 13 और 14 मार्च को ये होगा आपका CSIR UGC नेट के लिए। तो मैंने बताया इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस और आइकॉनिक के लिए। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है जो कि है शिक्षा 10। तो जल्दी से रेफरल कोड यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए। सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। CSIR UGC नेट की आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हमारी वीडियो में हम जो जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूचियाँ दी हुई हैं जो मिलान करना है उससे रिलेटेड है। तो तीर्थंकर और जो उनके प्रतिमा लक्षण है उनको उससे मैच करना है। तो देखते हैं क्या होगा इसका। तो आदिनाथ का कौन सा प्रतिमा लक्षण हो जाएगा? जल कलश हो जाएगा। तो ए का हो गया हमारा 1। बी मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? सॉरी, आदिनाथ का कौन सा होता है? वृषभ होता है, वृषम। ए का 1 हो जाएगा। फिर मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प, ये तो डायरेक्ट पूछा गया था 1 लाइनर क्वेश्चन में ही। और फिर संभवनाथ का क्या हो जाएगा? अश्व। तो आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। तो 1 4 3 2 हमारा किस ऑप्शन में हो जाएगा? पहले ही ऑप्शन में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला 1 4 3 2 प्रतिमा लक्षण याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो कौन सा? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर इस्लाम? तो कौन सा वो धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। जो जैन धर्म है वो ईश्वर की संरचना में विश्वास नहीं करता है। ठीक, जो जैन धर्म है वो ईश्वर की संरचना में विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार जो संसार है वो नित्य और शाश्वत है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन सा ऐसा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म है। जो जैन धर्म है वो ईश्वर की संरचना में विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार जो संसार है वो नित्य और शाश्वत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जमाली, अनुजा, यशोदा या त्रिशला। तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? जमाली। महावीर जी की पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में इनके शिष्य बने। तो प्रथम अनुयायी कौन हो जाएंगे महावीर जी के? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वो कौन सी जैन सभा थी जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय बने, तो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। कौन सी जैन सभा थी वो? वैशाली, पावा, वल्लभी या पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी उसमें श्वेतांबर आगम का जो था वो संपादन हुआ था। अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो है वो उसके संस्थापक कौन थे? आनंद, मखली गोसाल, राहुल भद्र या फिर उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ये जो है शुरुआत में महावीर जी के शिष्य थे, पर कुछ मतभेद विवाद के कारण से उनसे अलग हो गए थे और फिर इन्होंने बाद में अपना अलग जो आजीवक संप्रदाय उसकी स्थापना करी थी। तो अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मखली गोसाल। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आचार्य दिए गए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनका हमको मैच करना है। तो क्या हो जाएगा? लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल। तो मैच करते हैं। लकुलिश का सिद्धांत क्या हो जाएगा? आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत या जैन। तो क्या हो जाएगा? पाशुपत। तो एक का हो गया हमारा 3। 2 ऑप्शन में है हमारे पास 3, सेकंड और थर्ड में। ऐसे ABCD मेंशन कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, अब डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते। नागार्जुन का आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत या जैन। तो कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन का शून्यवाद होता है। तो बी का हो गया हमारा 2। अब मैच करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। यानी लकुलिश, पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आजीवक सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ऐसा कौन सा वो स्थान था यूपी में जो बौद्ध और जैन दोनों के काल में प्रसिद्ध स्थली माना गया? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन। तो कौन सा था? कौशाम्बी वो स्थान हो जाएगा यूपी में जो जैन और बौद्ध दोनों के काल में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थली मानी गई। जैन की भी काफ़ी चीज़ें हुई। महावीर स्वामी जी ने भी अपने समय पे यहाँ पे काफ़ी धर्म उपदेश दिए और कई शिष्य बनाए। तो कौन सी हो जाएगी? कौशाम्बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ जी से रिलेटेड है और जिसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, सम्मेद शिखर, पावा या उर्जन। कौन सा हो जाएगा? सम्मेद शिखर हो जाएगा। जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से 23वें तीर्थंकर थे? ठीक, 23वें तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ जी का जो परिनिर्वाण हुआ था वो सम्मेद शिखर पर ही हुआ था। जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थंकर, उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था, इसलिए इसी कारण सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? मतलब रूपांतरित जिनको उन्होंने सबसे आखिरी में अपने शिक्षा दी थी। तो आनंद, गोशल, वासुमित्र, सुभद्र। सुभद्र हो जाएगा, ये गलत लिखा, सुभद्र हो जाएगा आंसर। तो बुद्ध जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने एक शिष्य चुंद के यहाँ पावा में गए थे। वहाँ पे कुछ भोजन करने की वजह से उन्हें अतिसार हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु की घड़ी करीब आ गई। तो जब पावा से फिर वो उसी समय कुशीनगर गए, जहाँ पे उन्होंने कौन से सुभद्र हो जाएगा, सुभद्र को अपने अंतिम उन्होंने उपदेश दिए। तो क्वेश्चन में ये था कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र हो जाएगा। आगे, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न
अलार कलाम कौन थे? ऑप्शंस: बुद्ध के एक शिष्य थे, प्राकृतिक बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? तो जो अलार कलाम है वो बुद्ध के गुरु थे। सबसे पहले जो बुद्ध जी हैं इनके पास ही गए थे शिक्षा लेने, पर यहाँ इनको आगे स्वाक्षर नहीं मिला। फिर ये आगे और दूसरे गुरु के पास गए, फिर उन्होंने खुद अपना तपस्या की। तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें। मैच करना है। मैच क्या, हमें इसको चेक कर लीजिए किस किस जगह से हुई थी। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमें कैसे याद रखना है, RVPK। जो भी संगतियाँ हुई RVPK। तो R से क्या हो जाएगी? राजगृह। V से वैशाली। P से पाटलिपुत्र। और K से कुंडलवन। ठीक, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। अब ऑप्शन में अगर मैच करें तो कौन सा हो जाएगा? राजगृह सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3, मतलब 2, 1, 4, 3। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में हमारे पास हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस से हुई। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी स्थली दी होगी और पूछ लेगा इस समय किसका कार्यकाल था, शासक कौन था। तो ये भी हमने कवर किया, देख लेते हैं दोबारा से। तो राजगृह जब संगति हुई थी तो उस समय अजातशत्रु का कार्यकाल था। ठीक, अजातशत्रु। वैशाली में कालाशोक। पाटलिपुत्र अशोक। और लास्ट में कुंडलवन में कनिष्क। ठीक, तो क्या क्रम हो जाएगा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, RVPK। राजगृह के समय कार्यकाल किसका था? अजातशत्रु का। वैशाली के समय कालाशोक। पाटलिपुत्र थर्ड में अशोक। और लास्ट कुंडलवन में कनिष्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य, जो बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था, नीचे के एक का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। जो 4 आर्य सत्य बताए थे हमें उनका क्रम लगाना है। तो दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, या और दुख का कारण है। तो पहला तो हमारा ये हो जाएगा कि दुख है, जब संसार में दुख है। फिर दुख का कारण है, जो दुख है उसका कुछ कारण है। दुख का निरोध है, मतलब दुख, जो भी दुख है संसार में उनका कुछ तो अंत है, किसी कारण से अंत है। और फिर चौथा हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A, D, B, C। पहला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कि दुख है, फिर दुख का कोई कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का एक मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो स्तूप शब्द का यूज हुआ है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।